कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो पूरी तरह अंधेरे में जागता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस होती है। वो कुछ भी देख नहीं पाता और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद वो नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत हल्की सी लाइट दिखने लगती है। ये लाइट धीरे धीरे ब्राइट होने लगती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है उसे एहसास होता है कि ये लाइट किसी एग शेल के अंदर से आ रही है। शेल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ होता है। उसी टूटे हुए हिस्से से वो बाहर की दुनिया को देख पा रहा होता है। वो बाहर झांककर देखता है और समझ जाता है कि वो किसी फॉरेस्ट में है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और चारों ओर सन्नाटा है। ये देखकर उसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये भी महसूस होता है कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। वो पूरी तरह स्टक होता है। तभी अचानक उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है, बिल्कुल गेम सिस्टम जैसी। जब वो उसे पढ़ता है तो वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो एक ड्रैगन एग है। ये देखकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे लगता है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। इसके बाद उसका स्टैट विंडो पूरी तरह ओपन हो जाता है। तभी एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है। वो आवाज कामली बताती है कि ये विंडो उसकी सारी एबिलिटीज और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाती है, ताकि सब कुछ समझना इजी हो। फिर भी वो पूरी तरह कंफ्यूज ही रहता है। वो डिवाइन वॉइस से बात करने की कोशिश करता है। गुस्से में वो पूछता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन डिवाइन वॉइस आराम से जवाब देती है कि अभी वो लेवल 1 पर है, इसलिए अभी उसे पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ये सुनकर उसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में वो अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक करता है, लेकिन इसी वजह से वो जिस पेड़ पर था वहां से नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर गिरते ही रोल करने लगता है। वो अनकंट्रोलेबली डाउनहिल रोल करता रहता है। काफी देर तक वो खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार वो एक रिवर के पास जाकर रुकता है। वहीं रुककर वो थोड़ी देर काम होने की कोशिश करता है। रिवर के पानी में उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो सच में एक ड्रैगन एग ही दिख रहा होता है। ये देखकर उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है। उसकी हालत देखकर डिवाइन वॉइस थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। वो उसे फाइनली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है। वो बताती है कि वो सच में एक ड्रैगन एग है। इस वर्ल्ड में ड्रैगन एग को F रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। उसे बताया जाता है कि अगर उसकी शेल पूरी तरह टूट गई तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। मतलब जो छोटा सा होल उसने बनाया था वो भी एक बड़ा रिस्क था। डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि ड्रैगन एग्स फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो फ्यूचर में वो एक पावरफुल ड्रैगन बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन एग्स कई मॉन्स्टर्स के लिए फेवरेट फूड होते हैं, और क्योंकि ड्रैगन एग के पास लेग्स नहीं होते वो चल नहीं सकता, सिर्फ रोल करके ही मूव कर सकता है। इतना सब जानने के बाद भी वो पूरी तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि एक जगह रुकना डेंजरस है, इसलिए वो पूरी स्पीड से रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये फैसला भी उसके लिए खतरा बन जाता है। वो रोल करते करते एक छोटे क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि उसकी फॉल रेजिस्टेंस लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। फिर भी गिरने की वजह से उसका HP कम हो जाता है। ये उसे याद दिलाता है कि उसे ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। थका हुआ और इंजर्ड महसूस करके वो सोने का फैसला करता है। जब वो वेकअप होता है तो उसका HP पूरी तरह रिस्टोर हो चुका होता है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि स्लीपिंग से हेल्थ पूरी रिफिल हो जाती है। ये बात उसे थोड़ी राहत देती है। इसके बाद वो फिर से रोल करना शुरू करता है। चलते चलते वो सोचता रहता है कि जब वो हैच होगा तो क्या होगा। क्या वो फ्यूचर में एक मैसिव ड्रैगन बनेगा? क्या उसे हर दिन लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी? इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ वो अचानक रुक जाता है। उसे अपने सामने एक जायंट इंसेक्ट दिखाई देता है। डेंजर सेंस होते ही वो तुरंत ट्री के पीछे हाइड हो जाता है और बिना देर किए अप्रेजल स्किल यूज करता है। रिजल्ट में दिखता है कि उस मॉन्स्टर का नाम एग ईटर है। नाम से ही साफ होता है कि वो एक ड्रैगन एग को खाने वाला मॉन्स्टर है। जैसे ही इंसेक्ट उसे नोटिस करता है वो बिना रुके उस पर अटैक कर देता है। वो पूरी स्पीड से रोल करके भागने लगता है, लेकिन उसे खुद पता होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। भागते भागते वो एक क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसे निगलने के लिए जंप करता है वो आखिरी पल में डॉज करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो मॉन्स्टर को टक्कर मारता है और उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। मॉन्स्टर नीचे गिरते ही मर जाता है। ये उसकी जिंदगी की पहली जीत होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। लेवल अप होते ही उसके सारे स्टैट्स मैक्स हो जाते हैं। साथ ही उसे एवोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है।
वो बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन में से एक चूज कर सकता है। उसे दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता, तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है लिटिल ड्रैगन एक ड्वार्फ टाइप ड्रैगन होता है जो बाकी ड्रैगन से साइज में छोटा होता है, लेकिन फुली ग्रोन होने पर वो बेर से भी बड़ा होता है और उसकी फायर ब्रेथ बहुत पावरफुल मानी जाती है। बेबी ड्रैगन के बारे में सिस्टम समझाता है कि ये लड़ाई के लिए ज्यादा सूटेड नहीं होता। इसके क्लॉज और फैंग्स छोटे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट बैटल में ये कमजोर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये फ्यूचर में कई अलग अलग ड्रैगन स्पीशीज में इवॉल्व कर सकता है। नेचुरली बेबी ड्रैगन को मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर्स दोनों के बीच बहुत कीमती डेलिकेसी माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां भी बेबी ड्रैगन दिखाई देता है वहां उसे तुरंत हंट किया जाता है। ये सुनकर हमारे बॉय को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आने लगती है। शुरुआत में वो लिटिल ड्रैगन को चूज करता है क्योंकि सर्वाइवल के हिसाब से ये ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है, लेकिन चॉइस करने के तुरंत बाद डिवाइन वॉइस उसके पास आती है। वो उसे अपने आर्म्स में लेती है और कहती है कि खुद को लिमिट मत करना। डिवाइन वॉइस बताती है कि उसे उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और वो चाहता है कि हमारा बॉय हमेशा टॉप एम करे। ये सुनकर वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद डिवाइन वॉइस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने लिटिल ड्रैगन को सिर्फ सेफ ऑप्शन समझकर चूज किया था और उसने रिस्क लेने से डरकर बेबी ड्रैगन को इग्नोर कर दिया। वो सिस्टम की बात याद करता है। सिस्टम ने बताया था कि बेबी ड्रैगन में इमेंस पोटेंशियल होता है और वो फ्यूचर में कई फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकता है। इससे उसके दिमाग में एक डाउट पैदा होता है कि शायद लिटिल ड्रैगन एक लिमिट तक इवॉल्व करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, या हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद वो इवॉल्व ही ना कर पाए। ये सोचकर वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो बाद में रिग्रेट करेगा, क्या वो फ्यूचर में ये सोचेगा कि डर की वजह से उसने खुद को रोक लिया। वैसे ही वो महसूस करता है कि वो रिग्रेट नहीं करना चाहता। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो बेबी ड्रैगन को ही चूज करेगा। भले ही ये रास्ता रिस्की हो, लेकिन वो फ्यूचर में पीछे मुड़कर ये नहीं सोचना चाहता कि उसने गलत चॉइस की। सिस्टम उसकी डिसीजन एक्सेप्ट करता है और तुरंत उसकी विश ग्रांट कर दी जाती है। अगले ही मोमेंट उसका बॉडी चेंज होने लगता है। वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक येलो बेबी ड्रैगन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने चूज किया था। एवोल्यूशन के साथ उसे बहुत सारी नई स्किल्स मिलती हैं। उसके सारे पुराने स्टैट्स भी पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। इवॉल्व होने के बाद भी उसका एचपी और एमपी रीफिल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी एग्जॉस्टेड है और उसे आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही वो ये रियलाइज करता है, उसका स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ये साफ सिग्नल होता है कि उसे जल्दी कुछ खाना चाहिए। वो पास में पड़े उस वर्म को देखता है जिसे उसने पहले डिफीट किया था। सरप्राइजिंगली अब उसे वो वर्म डिलिशियस लगने लगता है। वो समझ जाता है कि स्ट्रांग बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है और इसी थॉट के साथ उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे वो वर्म को डिवावर कर लेता है। खाने के बाद वो वहीं लेट जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह जब वो वेकअप होता है तो वो खुद को एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड महसूस करता है। एक प्रॉपर रेस्ट ने उसकी सारी थकान दूर कर दी होती है। वो रिवर की तरफ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। यहीं पर वो पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि वो इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है। लेकिन उसे एक चीज बहुत स्ट्रेंज लगती है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी याद नहीं आती। न ये पता कि वो पहले कौन था, न ये कि उसने कैसी लाइफ जी थी। यहाँ तक कि वो बॉय था या गर्ल, ये तक उसे याद नहीं रहता। इन्हीं बातों में खोया हुआ वो अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कई डार्क वर्म्स खड़े हैं। इस बार वो भागता नहीं है, बल्कि सीधे उन पर चार्ज करता है। अपने नए स्किल्स का यूज करके वो पहली वेव को बहुत कम टाइम में खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो और वर्म्स को डिफीट करता है, वैसे वैसे उसे नई स्किल्स अनलॉक होती जाती हैं, जिससे लड़ाई और भी इजी और फास्ट हो जाती है। सारे वर्म्स को खत्म करने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है, लेकिन वो डार्क वर्म्स खाना नहीं चाहता क्योंकि पिछली बार उनका टेस्ट बहुत खराब था। वो आसपास मशरूम्स देखता है और सोचता है कि इन्हें ट्राई किया जाए, लेकिन ये डिसीजन बहुत गलत साबित होता है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि मशरूम्स पॉइजनस हैं। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसे एक स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा देते हैं। वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी रैंडम मशरूम्स नहीं खाएगा। इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर और डीप चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ डार्क वर्म्स पर सरवाइव नहीं करना चाहता। काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे एक ग्रे वुल्फ दिखाई देता है। वुल्फ उससे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। वो बेबी ब्रेथ और ड्रैगन पंच का यूज करके वुल्फ को डिफीट कर देता है। फायर वुल्फ की स्किन को थोड़ा बर्न कर देती है। जब वो स्मेल करता है तो उसे बारबेक्यू जैसी खुशबू आती है। क्यूरियोसिटी में वो वुल्फ को और ग्रिल करता है। जब वो फाइनली बाइट लेता है तो उसे लगता है कि टेस्ट अमेजिंग है।
इसके बाद वो एक और ग्रे वुल्फ से मिलता है और उसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। इससे उसका लेवल सीधे लेवल 20 तक पहुंच जाता है, जबकि मैक्स लेवल 25 होता है। अब वो समझ जाता है कि उसे सिर्फ 5 और लेवल्स चाहिए ताकि वो फिर से इवॉल्व कर सके। वुल्फ को मारने के बाद वो उसे पहले की तरह ग्रिल करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ड्रैगन की तरह जीना अब नॉर्मल लगने लगा है। हंट करना, फाइट करना और खाना, ये सब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद उसे लोनलीनेस फील होने लगती है। डिवाइन वॉइस के अलावा उसके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। ये सिचुएशन उसे बोरिंग लगने लगती है और वो विश करता है कि काश उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होता। उसकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे दूर कहीं से आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन आवाजों को सुनकर उसे बहुत राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि ये आवाजें इंसानों की हैं। ये महसूस होते ही वो जल्दी से पास के एक पेड़ के पीछे हाइड हो जाता है और ध्यान से बाहर झांक कर देखता है। उसे सामने एडवेंचरर्स का एक छोटा सा ग्रुप दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। पहले तो वो सोचता है कि बाहर निकलकर उनसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक ड्रैनिन है। ये सोचकर उसके दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या वो लोग उसे देखते ही अटैक कर देंगे। फिर वो खुद को समझाता है कि वो अभी छोटा है, हार्मलेस दिखता है और थोड़ा क्यूट भी लगता है। वो ये भी सोचता है कि शायद वो लोग उसे पेट की तरह रख लें। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि क्यूट और नॉन थ्रेटनिंग लगे, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। एडवेंचरर्स उसे क्यूट बिल्कुल नहीं समझते। उनकी नजर में वो सिर्फ प्रे होता है और वैल्यूएबल मीट होता है। बिना एक पल सोचे ग्रुप का लीडर अपनी स्वॉर्ड से उसकी चेस्ट पर वार कर देता है। अगले ही पल वो आदमी मैजिक यूज करता है, जिससे उसका पूरा बॉडी नंब हो जाता है। उसके लिए प्रॉपरली मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी उसकी बात नहीं मानता। नंबिंग इफेक्ट की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वो हेल्पलेस हालत में पड़ा रहता है और देखता है कि एडवेंचरर्स धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे साफ बता रहे होते हैं कि वो उसे मारने वाले हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा मिस्टेक किया, ये सोचकर कि कोई ड्रैगन इंसानों का दोस्त बन सकता है। इतना सरवाइव करने के बाद, इतनी मेहनत से इवॉल्व करने के बाद सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला लगता है, और वो भी एक मीनिंगलेस मौत के साथ। जैसे ही लीडर अपना वेपन उठाता है और फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला होता है, तभी एक फीमेल एडवेंचरर बीच में आ जाती है। वो लीडर को रोक देती है और कहती है कि इतने छोटे, क्यूट और इनोसेंट ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। कुछ सेकंड्स बाद उसे अपने बॉडी में वार्म फीलिंग महसूस होने लगती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फीमेल एडवेंचरर हीलिंग मैजिक यूज कर रही है। वो तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है और पता चलता है कि उसका नाम मारिया है। उसका एमपी बहुत कम होता है, फिर भी वो उसे हील करना चूज करती है। मारिया उससे बात करती रहती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज स्किल गेन कर ली है। अब अगर वो स्किल लेवल अप करता है तो वो ह्यूमन लैंग्वेज और अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन ये शांत मोमेंट ज्यादा देर नहीं रहता। अचानक आगे कहीं से लाउड स्क्रीम सुनाई देती हैं। मारिया तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाजें उसके कॉमरेड्स की हैं और बिना सोचे समझे वो उनकी मदद के लिए भागने लगती है। उसके जाने से पहले वो मारिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने का सिग्नल देता है। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि आगे बहुत डेंजर है और वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मारिया अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और उसे पीछे छोड़ देती है। वो रियलाइज करता है कि वो वहां खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता। जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो डेंजर में है। हिम्मत जुटाकर वो खुद को मूव करने के लिए फोर्स करता है और मारिया के पीछे भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को देख लेता है। वो एक रॉक ड्रैगन होता है जो सी रैंक मॉन्स्टर है। हालात और खराब इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास 197 जीपी होते हैं, मतलब उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज चाहिए। मारिया पहले ही इंजर्ड हो चुकी होती है और जब वो उसका नाम पुकारता है तो रॉक ड्रैगन का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी तरफ देखते हुए वो डर से फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडी हिल नहीं पाता और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, क्या सच में यही उसका एंड है? यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जरूर देखो। जब वो आखिरकार उस जगह पर पहुंचता है तो उसे साफ दिखता है कि सामने एक रॉक ड्रैगन है जो रैंक सी का मॉन्स्टर है। उस रॉक ड्रैगन के पास 197 हिट पॉइंट्स हैं,
जबकि प्रोटैगनिस्ट के पास सिर्फ 38 हिट पॉइंट्स बचे हैं कुल 72 में से। लेकिन फिर भी वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो जल्दी से आसपास देखता है और उसे मिरिया जमीन पर पड़ी हुई दिखती है रॉक ड्रैगन के पास। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी ड्रैगन उसे देख लेता है और सीधा उसकी तरफ देखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह घबरा जाता है। वो किसी तरह एक अटैक से बचता है और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। उसे पता होता है कि अगर ड्रैगन अभी उसके पास आया तो वो बच नहीं पाएगा। वो देखता है कि मिया अभी जिंदा है, लेकिन ड्रैगन उसे भी देख चुका है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी समय डिवाइन वॉइस बोलती है और उसे भागने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो रुका तो मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को ये बात पहले से पता होती है, क्योंकि उसके पास अभी कोई ऐसी स्किल या पावर नहीं होती जिससे वो ड्रैगन को हरा सके। वो मानता है कि डिवाइन वॉइस सही कह रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे मिया ने बिना डरे उसकी जान बचाई थी। वो फैसला करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो तुरंत रॉक ड्रैगन की तरफ दौड़ता है, इससे पहले कि ड्रैगन मिया तक पहुंचे। वो रोलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के एक अटैक से बच जाता है। उसी समय डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे किंग ऑफ इवेजन का टाइटल मिल गया है। प्रोटैगनिस्ट अब लड़ाई पर ध्यान देता है और देखता है कि जो बूढ़ा आदमी मिरिया के साथ था वो मर चुका है। वहीं दूसरा आदमी अभी जिंदा है, लेकिन बेहोश है। उसके शरीर से खून बह रहा है और उसके पास सिर्फ 5 हिट पॉइंट्स बचे हैं। रॉक ड्रैगन फिर से हमला करता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अब कुछ करना जरूरी है। वो रोलिंग स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसका प्लान होता है कि ड्रैगन को दूर ले जाकर बाद में वापस आकर मदद करे, लेकिन ये आसान नहीं होता। रॉक ड्रैगन एक लॉन्ग रेंज स्किल ट्रैगर इस्तेमाल करता है, जिससे बचना नामुमकिन होता है। इस अटैक से प्रोटैगनिस्ट बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचते, फिर भी वो सोचता है। तभी रॉक ड्रैगन बाइट से हमला करता है और उसी समय प्रोटैगनिस्ट फायर पंच से वार करता है, जिससे ड्रैगन को थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन रॉक ड्रैगन अपनी खोई हुई एचपी तुरंत वापस पा लेता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ज्यादा देर नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत मिरिया को उठाता है और वहां से भागने लगता है। वो जानता है कि दूसरा आदमी भी वहीं है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो दोनों को बचा सके, इसलिए वो कम से कम लड़की को बचाने का फैसला करता है। रॉक ड्रैगन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भारी शरीर उसे धीरे चलने पर मजबूर करता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को भागने का मौका मिल जाता है। काफी दूर पहुंचने के बाद वो मिया को नीचे रखकर उसकी हालत देखता है। उसे पता चलता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी एचपी कम हो रही है। वो हीलिंग मैजिक के बारे में सोचता है, लेकिन पहले उसे सेफ जगह पर ले जाना सही समझता है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जब वो दोनों मिले थे तब मिया किस तरफ से आ रही थी। उसकी स्मेल सेंस उसे इंसानों की गंध पहचानने में मदद करती है। वो बिना रुके मिया को उठाकर उस गंध की दिशा में दौड़ने लगता है। तभी उसे एक और गंध महसूस होती है और वो समझ जाता है कि ग्रे वुल्व्स आ रहे हैं। वो पूरी ताकत से दौड़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने वुल्व्स हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो चारों तरफ से घिर जाता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिया को नीचे रखता है और अकेले ही वुल्व्स से लड़ने लगता है। मिया बेहोश रहती है, लेकिन लड़ाई की आवाज सुनकर कुछ पल के लिए आंखें खोलती है और उसे वुल्व्स से लड़ते हुए देखती है। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। सारे ग्रे वुल्व्स को हराने के बाद प्रोटैगनिस्ट उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन अब वो पूरी तरह थक चुका होता है। उसका शरीर मुश्किल से चल पाता है। चलते चलते उसे एक ह्यूमन विलेज मिल जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज लोगों को किसी मॉन्स्टर की आवाज लगती है। लोग हथियार लेके उसकी तरफ आते हैं। वो मदद मांगता है, लेकिन उसके पैर में भाला मार दिया जाता है। लोग उसे सिर्फ मॉन्स्टर समझते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ लड़की को बचाना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर वो समझ जाता है कि कुछ नहीं बदलेगा। वो धीरे से मिया को जमीन पर लिटा देता है, ये देखकर कि वो सुरक्षित है, फिर वहां से चला जाता है। गांव वाले कहते हैं कि मॉन्स्टर फिर से आ सकता है, इसलिए वो सतर्क रहते हैं। वो मिया का इलाज करते हैं और दूर से प्रोटैगनिस्ट ये जानकर खुश होता है कि अब वो बच जाएगी। वो खुद बुरी तरह घायल होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ड्रैगन कहीं भी हो, ड्रैगन ही रहता है। जाते जाते डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे इटी बिटी हीरो लेवल 1 का टाइटल मिल गया है। 2 दिन बाद मिया एक लड़की मेरियल के घर में होश में आती है। मेरियल उसे बताती है कि उसने उसके घाव ठीक किए हैं। वो कहती है कि उसने बहुत समय बाद इतनी स्ट्रांग व्हाइट मैजिक इस्तेमाल की है। वो बताती है कि मिया 2 दिन तक बेहोश रही थी और अभी उसे आराम की जरूरत है। मिया ये सुनकर वापस लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मेरियल कहती है कि उसने डा को कितनी बार मना किया था, लेकिन वो कभी नहीं मानता था। मिया उससे पूछती है कि डा और ग्रैंट्स कहाँ है। मेरियल कुछ देर चुप रहती है और फिर बताती है कि ग्रैंट्स मर चुका है। उसका शरीर जंगल में मिला था। वो पत्थर से कुचला हुआ था। मेरियल कहती है कि किसी को भी रॉक ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहिए। वो ये भी बताती है कि डा का शरीर नहीं मिला है और शायद उसे ड्रैगन ने खा लिया होगा। ये सुनकर मिया रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर उसने डा को रोका होता तो ये सब नहीं होता।
मैरियल उसे समझाती है और कहती है कि कम से कम उसका जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात है। मिया कहती है कि डा बुरा इंसान नहीं था, वो हमेशा गांव की रक्षा करता था। बच्चे उसे पसंद करते थे क्योंकि वो मजबूत था। लेकिन एक दिन किसी गांव वाले ने उसे चुनौती दे दी कि वो रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। डा को ये बात बुरी लगी और मिया ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। जब एक और गांव वाले ने डैग को ताना मारते हुए कहा कि वही इंसान था जो डरकर घर भाग गया था। डैन ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि वो बात कई साल पुरानी थी और उस समय वो कमजोर था। उसने कहा कि अगर अब कोशिश करे तो वो आराम से रॉक ड्रैगन को हरा सकता है। गांव वालों ने उसे ऐसा कुछ भी करने से मना किया और उसे याद दिलाया कि इस बार उसे खींचकर बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों के बाद भी डैग का फैसला पक्का हो चुका था। वो बार बार यही कहता रहा कि वो जल्द ही एक रॉक ड्रैगन को हरा कर दिखाएगा। कुछ समय बाद उसने ग्रैंट्स के साथ टीम बनाने का फैसला किया और मिया के पास आकर कहा कि मैरियल ने उन्हें रॉक ड्रैगन का शिकार करने की इजाजत दे दी है। ये बात पूरी तरह झूठ थी, लेकिन डैन ने यह भी कहा कि मैरियल अभी बिजी है, इसलिए उसने कहा है कि मिया भी उनकी मदद करे। मिया को इस बात पर शक हुआ और उसने उनसे पूछा कि इस समय मैरियल कहाँ है। वो खुद उससे ये बात सुनना चाहती थी, लेकिन डैन ने साफ कहा कि मैरियल पास के दूसरे गांव में किसी काम से चली गई है। मिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि रॉक ड्रैगन गांव के बाहर का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है और मैरियल ने साफ मना किया था कि किसी भी हालत में उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसने ये भी कहा था कि अगर डैश शिकार पर जाना चाहे तब भी मिया को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। डैन ने इस बात को गलत समझ लिया और मिया से पूछ बैठा कि क्या वो उसे झूठा कह रही है। मिया मुश्किल में पड़ गई। डैन ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि ग्रैंट्स भी वहां मौजूद था जब मैरियल ने इजाजत दी थी। ये भी एक झूठ था, लेकिन डैन ने मिया को धमकी दी कि अगर वो उनके साथ नहीं गई तो वो फिर भी रॉक ड्रैगन के पास जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो डै और ग्रैंट्स दोनों की जान जा सकती है। ये सुनकर मिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। इस तरह वो सीधे डै के जाल में फंस गई। ये सब सुनने के बाद मैरियल कहती है कि डै की अपनी ही घमंड ने उसकी जान ले ली और इससे ये साफ दिखता है कि इंसान कितनी छोटी बातों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। वो मिया से कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए और वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी जान भी जा सकती है। मिया सिर हिलाकर सहमति जताती है और अपने आंसू पोंछती है। तभी मैरियल मुस्कुराती है और कहती है कि ये वाकई काबिले तारीफ है कि वो इतनी गंभीर चोटों के बाद भी बचकर यहाँ तक पहुंची। ये सुनते ही मिया सीधा बैठ जाती है और पूछती है कि क्या कोई उसे जंगल से उठाकर यहाँ लाया था। मैरियल ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो गांव के बाहर एक मॉन्स्टर के हमले में मिली थी। मिया समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में उस पर रॉक ड्रैगन ने हमला किया था और वहीं वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसके लिए खुद यहाँ आना नामुमकिन है। मैरियल कहती है कि ये बात अजीब है क्योंकि गांव का कोई भी इंसान रात में अकेले जंगल में जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। वो गांव के बाहर बेहोश पड़ी मिली थी और लोगों ने कहा कि वहां उस पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। ग्रेगरी ने उस मॉन्स्टर को भगा दिया। मिया और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मैरियल उसे समझाती है कि कभी कभी बड़ा शौक लगने पर इंसान अपनी याददाश्त खो देता है, शायद उसके साथ भी यही हुआ हो। मिया इस बात पर सोचती है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसने एक बेबी ड्रैगन को ग्रे वुल्स के झुंड से लड़ते हुए देखा था। वो तुरंत पूछती है कि जो मॉन्स्टर उसके पास था वो दिखने में कैसा था, लेकिन मैरियल कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वो भाग चुका था। मिया आगे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो वही ड्रैगन हो सकता है। कुछ दिन बाद एमसी जंगल के बीच में जागता है और देखता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। उसे पता होता है कि आराम करने से उसका शरीर हील हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। उसे साफ समझ आता है कि ड्रैगन्स बहुत मजबूत होते हैं। अगर वो इंसान होता तो शायद इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। वो बस यही उम्मीद करता है कि मिया अब सुरक्षित हो। उसे याद आता है कि उसे बचाते वक्त वो खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहा था। भले ही वो इवॉल्व हुआ हो और उसे लगा हो कि वो स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सच ये था कि वो अभी भी कमजोर ही था। अगर वो थोड़ा और मजबूत होता तो शायद सब कुछ अलग होता और वो उस रॉक ड्रैगन को हरा सकता था। इसी वजह से वो तय करता है कि अब उसे और स्ट्रांग बनना होगा और वो समय बर्बाद नहीं करता। वो जल्द ही डार्क वर्म्स के एक ग्रुप को ढूंढने का फैसला करता है। लड़ाई के लिए वो एक डार्क वर्म को पेड़ से बांध देता है, जिससे आसपास के सारे डार्क वर्म्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे वर्म्स ट्रैप के पास आ जाते हैं तो एमसी अचानक उन पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें कुचल देता है। वो गर्व से कहता है कि उसने उनके कॉल अलाइज स्किल का इस्तेमाल करके ट्रैप लगाया और ये बहुत अच्छे से काम किया। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे रॉन्ग डूअर का टाइटल मिला है।
एमसी को ये थोड़ा ज्यादा सख्त लगता है। वो साफ करता है कि वो आगे से ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अभी वो इन डार्क वर्म्स का इस्तेमाल करके जल्दी इवॉल्व होना चाहता है। बिना रुके वो डार्क वर्म से लड़ता रहता है और कुछ ही मिनटों में उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे 24 एक्सपी मिले हैं। कुछ देर बाद फिर बताया जाता है कि उसे 48 एक्सपी और मिले हैं। एमसी रुकता नहीं है और बिना दया के डार्क वर्म्स को खत्म करता रहता है। वो उन पर ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करता है और उनमें से ज्यादातर को खत्म कर देता है। एमसी बहुत ही कम समय में सारे डार्क वर्म्स को खत्म कर देता है। जब आखिरी वर्म भी गिर जाता है तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे कहता है कि अपने दोस्त की मदद के लिए सबका एक साथ दौड़कर आना सच में बहुत हीरोइक था और वो इनकी इस नोबल सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो आखिरी डार्क वर्म को अपने फायर ब्रेथ से पूरी तरह राख बना देता है और उसी पल वो लेवल 25 पर पहुंच जाता है। एमसी खुशी से चिल्लाता है और डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसने एवोल्यूशन के लिए जरूरी सारी कंडीशंस पूरी कर ली हैं और उसका लेवल पूरी तरह मैक्स हो चुका है। अब जब एवोल्यूशन के लिए सब कुछ पूरा हो चुका होता है तो डिवाइन वॉइस उससे पूछती है कि क्या वो एवोल्यूशन ट्री देखना चाहता है। एमसी बिना देर किए एक्साइटेड होकर हाँ कह देता है। डिवाइन वॉइस उसे अलग अलग एवोल्यूशन ऑप्शंस दिखाती है। इस बार उसके सामने पूरे 5 चॉइसेस होती हैं, लेकिन आखिरी वाली चॉइस थोड़ी डरावनी होती है, जिसका नाम यंग प्लेग ड्रैगन होता है। बाकी ऑप्शंस में किड मार्बल ड्रैगन, किड ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन और मिनी ड्रैगन शामिल होते हैं। एमसी कुछ देर के लिए उलझ जाता है और सोचने लगता है कि मिनी, किड, बेबी और लिटिल में आखिर फर्क क्या होता है। उसे यंग प्लेग ड्रैगन वाला ऑप्शन भी थोड़ा क्यूरियस बना देता है और इसी वजह से उसे डिसीजन लेने में परेशानी होती है। लेकिन तभी डिवाइन वॉइस खुद बोलती है और उसकी कंफ्यूजन दूर करने लगती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि कुछ मॉन्स्टर टाइप्स में लिटिल का मतलब एवोल्यूशन स्टेज नहीं होता, बल्कि उस स्पीशीज का साइज लिमिट होता है। एमसी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि डिवाइन वॉइस आमतौर पर इतनी डिटेल में जवाब नहीं देती, लेकिन अब वो ध्यान से सुनने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि लिटिल टाइप मॉन्स्टर्स के स्टैट्स जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन उनके एवोल्यूशन पाथ और एबिलिटीज कम होते हैं, जबकि बेबी टाइप मॉन्स्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये सुनकर एमसी तुरंत समझ जाता है कि लिटिल टाइप्स जल्दी ग्रो करते हैं और आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो सही चॉइस नहीं होते। यही वजह है कि बेबी टाइप बनना उसका सही फैसला था। डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि किड टाइप बेबी टाइप का हायर वर्जन होता है, यानी एक तरह से अगला स्टेज। वो ये भी समझाती है कि कई मॉन्स्टर टाइप्स में एवोल्यूशन चॉइसेस कम होती हैं, लेकिन उनका एवोल्यूशन ट्री स्टेबल होता है। एमसी को ये बात काफी साफ लगती है। इसके बाद वो यंग ड्रैगन टाइप के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन डिवाइन वॉइस इस बारे में कुछ नहीं बताती। एमसी समझ जाता है कि उसे इस ऑप्शन के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो मान लेता है कि ये शायद किड टाइप के आसपास ही होगा। फिर भी वो डिसाइड करता है कि चॉइस लेने से पहले हर ऑप्शन को अच्छे से समझना जरूरी है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि मिनी ड्रैगन का साइज लिटिल ड्रैगन जैसा ही होता है, लेकिन उसका ग्रोथ काफी स्लो होता है और उसके एवोल्यूशन ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं। इसके बदले में उसके फ्यूचर एवोल्यूशंस में काफी पोटेंशियल होता है। एमसी तुरंत कह देता है कि उसे स्लो ग्रोथ बिल्कुल पसंद नहीं है और लिमिटेड ऑप्शंस भी उसे सही नहीं लगते। इसके बाद वो डिवाइन वॉइस से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताने को कहता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी एंजल ड्रैगन वो ड्रैगन होता है जिसने प्रोटेक्टिव स्पिरिट हासिल कर लिया होता है और जो दूसरों के लिए जीने की कसम खाता है। ये ड्रैगन कई तरह की व्हाइट मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। एमसी प्रोटेक्टिव स्पिरिट वाले टाइटल को देखता है और कहता है कि शायद एवोल्यूशन पाथ टाइटल्स के हिसाब से भी बदल सकता है। उसे ये ऑप्शन पूरी तरह पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बैटल पावर कम है, लेकिन व्हाइट मैजिक हीलिंग के काम आती है, वही मैजिक जो मीरिया ने पहली बार मिलने पर उसके घाव ठीक करने के लिए इस्तेमाल की थी। वो इस ऑप्शन के बारे में सोच ही रहा होता है कि डिवाइन वॉइस अगले चॉइसेस समझाना शुरू कर देती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि किड ड्रैगन बेबी ड्रैगन के बाद आने वाला नेचुरल फॉर्म है। ये अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। एमसी समझ जाता है कि ये बेबी ड्रैगन का स्ट्रॉन्गर वर्जन है और एक तरह से ये उसका सही और सिंपल पाथ भी हो सकता है। इसके बाद डिवाइन वॉइस उसे किड मार्बल ड्रैगन के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये एक म्यूटेटेड ड्रैगन होता है जिसकी स्किन पर अलग अलग डॉट्स होते हैं और इसकी मैजिक नॉर्मल ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एमसी को ये ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि लॉन्ग रन में ज्यादा मैजिक पावर बहुत काम आ सकती है। म्यूटेशन शब्द भी उसे खास लगता है, जैसे कोई लिमिटेड टाइम स्पेशल चीज हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ डिसाइड करे, डिवाइन वॉइस यंग प्लेग ड्रैगन के बारे में बताना शुरू कर देती है, जबकि एमसी इस ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। डिवाइन वॉइस समझाती है कि यंग प्लेग ड्रैगन एक ईविल ड्रैगन का पहला स्टेज होता है जो डिजास्टर फैलाता है।
हालांकि अभी वो पूरी तरह गलत रास्ते पर नहीं गया होता और वापस सही रास्ते पर आ सकता है। एमसी तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो बाकी एक्सप्लेनेशन सुनना भी नहीं चाहता। उसे ये नहीं पता कि डिजास्टर फैलाने का मतलब क्या होता है, लेकिन वो ये जानना भी नहीं चाहता। वो सोचता है कि अगर उसने ये ऑप्शन चुना तो वो और भी ज्यादा अकेला हो जाएगा। डिवाइन वॉइस फिर भी बोलती रहती है और बताती है कि यंग प्लेग ड्रैगन की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है और वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो ह्यूमन विलेजेस में जा सकता है। हालांकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाता है। एमसी अब भी सोचता है कि ये ऑप्शन बहुत खराब है, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात सुनता है वो रुक जाता है। अगर वो ह्यूमन में बदल सकता है तो वो बिना अटैक हुए गांव जा सकेगा और वो अकेला भी नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो फिर भी एक ईविल ड्रैगन रहेगा प्लेग के साथ। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत में उसे ये आइडिया बहुत ही खराब लगता है। यंग प्लेग ड्रैगन बनना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट के बारे में सोचता है, उसकी थिंकिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाया तो बिना अटैक हुए विलेज जा सकेगा, वो लोगों के बीच रह पाएगा और अकेला भी नहीं रहेगा। ये सोच उसके मन में थोड़ी होप ले आती है। लेकिन फिर एक बात उसे अंदर से डिस्टर्ब करने लगती है। चाहे वो ह्यूमन बन भी जाए, असल में वो तब भी प्लेग वाला ईविल ड्रैगन ही रहेगा। यही सोच उसे बेचैन कर देती है। उसके मन में प्रॉपर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। हर तरह से सोचने पर यंग प्लेग ड्रैगन बनना उसे एक बहुत बैड आइडिया लगता है। लेकिन फिर उसे मीरिया की चिंता होने लगती है, इसलिए वो किसी भी हालत में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल चाहता है। काफी देर तक सोचने के बाद एमसी खुद से कहता है कि अगर वो बस ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख ले तो वो एक प्योर और ऑनेस्ट लाइफ जी सकता है, और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो वो वापस ड्रैगन बन भी सकता है। ये सोचकर वो फाइनली डिसीजन ले लेता है और यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व होने का फैसला करता है। उसी मोमेंट उसका बॉडी इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि वो बेबी ड्रैगन से इवॉल्व होकर यंग प्लेग ड्रैगन बन चुका है। भले ही ये वही था जो वो चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, उसे अपने डिसीजन पर डाउट होने लगता है। अब वो पहले वाला क्यूट ड्रैगन नहीं रहा, उसका पूरा लुक बदल चुका था। जितना ज्यादा वो खुद को देखता है, उतना ही ज्यादा वो खुद को ईविल महसूस करता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसकी व्यू स्टैट स्किल लेवल 2 से लेवल 3 हो गई है और अब वो अपनी स्किल्स की डिटेल्स खुद चेक कर सकता है। डिवाइन वॉइस स्किल भी लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है और उसे फ्लाई और ड्रैगन स्केल पाउडर नाम की नई स्किल्स मिली हैं। ये सुनकर एमसी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि उसकी निबल स्किल अब वेनम फैंग्स बन चुकी है। साथ ही उसे डार्क टाइप, डिजीज्ड ब्रेथ और पैरालाइजिंग वेनम क्लॉज भी मिल चुकी हैं। इन स्किल्स के नाम सुनते ही वो डर जाता है। वो डिवाइन वॉइस से कहता है कि उसे ऐसी डेंजरस स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन डिवाइन वॉइस रुकती नहीं। वो बताती है कि उसे कैलामिटी टाइटल भी मिल चुका है और उसका रॉन्ग डूअर टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर एमसी को लगने लगता है कि शायद उसने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया है। सबसे बुरी बात यह होती है कि उसे कहीं भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिना किसी फायदा के एक फ्लाइंग कैलामिटी बन गया है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद लेवल अप करने के बाद ये स्किल मिल जाए। जब वो डिवाइन वॉइस से इस बारे में पूछता है तो जवाब मिलता है कि लेवल 3 पर इस तरह की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। डिवाइन वॉइस के चुप होते ही एमसी पूरी तरह डिफीटेड फील करता है। उसे बुरा लग रहा होता है कि उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ये सारी वियर्ड और स्कैरी स्किल्स मिल गई हैं। कम से कम अब वो खुद स्किल्स चेक कर सकता है। इसलिए वो सबसे पहले डिवाइन वॉइस स्किल के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये आवाज आखिर किसकी है। लेकिन डिवाइन वॉइस फिर वही जवाब देती है कि लेवल 3 पर इस तरह की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। वो पहले से ही ऐसा फील कर रहा था, इसलिए उसे ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। इसके बाद वो बाकी स्किल्स देखने का फैसला करता है। डिवाइन वॉइस उसे ड्रैगन स्केल पाउडर के बारे में बताती है कि जब ड्रैगन अपने विंग्स फ्लैप करता है तो एक डेबिलिटेटिंग मियाज्मा फैलता है जो आसपास की हर चीज को अफेक्ट करता है। मैक्स लेवल पर ये ड्रैगन सिर्फ उड़ते हुए पूरे नेशन को वाइप आउट कर सकता है। एमसी जैसे ही अपने विंग्स थोड़ा सा मूव करता है, पास में खड़ा एक फ्लावर मर जाता है। ये देखकर वो पैनिक कर जाता है। अब उसे बायोलॉजिकल वेपन बनने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि पहले वार्निंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाउडर तो बस विंग्स हिलाने से ही बाहर आ गया। अगर वो ह्यूमन होता तो वो ऐसे ड्रैगन के पास कभी नहीं जाता। डिवाइन वॉइस आगे एक्सप्लेन करती है कि डिजीज्ड ब्रेथ एक ब्रेथ अटैक है जो डिजीज से भरा हुआ मियाज्मा फैलाता है।
ये सिर्फ सिवियर डीबफ्स ही नहीं देता, बल्कि बहुत ज्यादा कंटेजियस भी है और कभी एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर चुका है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि क्या वो फिर से गुड गाय वाला पाथ चूज कर सकता है या नहीं। वो टाइटल्स चेक करने का फैसला करता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि इटी बिटी हीरो टाइटल उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर मॉडेस्ट करेज होती है और जिनकी काइंडनेस उन्हें फ्यूचर में हीरो बना सकती है। ये कुछ वेपन्स के डैमेज को बढ़ाता है और एवोल्यूशन पाथ पर भी बड़ा असर डालता है। एमसी को ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि शायद वो इस टाइटल को लेवल अप करके ईविल ड्रैगन रूट से बच सकता है। इसके बाद डिवाइन वॉइस रॉन्ग डूअर टाइटल के बारे में बताती है। ये टाइटल उन डायबॉलिक विलेंस को मिलता है जो माउंटेन्स ऑफ कॉर्प्सेस छोड़ते हैं और अपने विक्टिम्स गिनते हुए ईविल तरीके से हंसते हैं। ये डार्क टाइप अटैक्स का डैमेज बढ़ाता है, व्हाइट मैजिक सीखना मुश्किल बनाता है और ओवरऑल रिकवरी रेट को कम कर देता है। इसका ओवरऑल एवोल्यूशन पाथ पर भी बड़ा असर पड़ता है। ये सुनते ही एमसी बीच में ही रोक देता है। उसे लगता है कि ये अब तक की सबसे वर्स्ट चीज है। वो पूरी तरह रिग्रेट करने लगता है और डिवाइन वॉइस से कहता है कि उसे वापस भेज दो। वो फिर से इनोसेंट बेबी ड्रैगन बनना चाहता है। जब वो पैनिक और रिग्रेट में डूबा होता है, उसी टाइम विलेज में मारियला और मीरिया सारे वार्डिंग स्टोन्स चेक कर रही होती हैं। मैरियल समझाती है कि वार्डिंग स्टोन्स विलेज के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सकें। असल में ये कोई स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं होती, बल्कि एक चार्म होता है जो मॉन्स्टर्स को सबकॉन्शियसली ये फील कराता है कि उन्हें इस जगह को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग विल वाले होते हैं या जिनका कोई क्लियर गोल होता है, उन पर यह चार्म इनइफेक्टिव हो सकता है। मिया मान लेती है कि शायद इसमें वो मॉन्स्टर भी शामिल हो सकता है जो उस दिन विलेज के पास आया था। लेकिन मैरियल साफ कहती है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि उसने खुद उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फिर भी मिया बार बार यही सोचती रहती है कि शायद वो मॉन्स्टर सच में हेल्प करने आया था, खासकर जब उसने उसे वुल्फ से लड़ते हुए देखा था। मैरियल बताती है कि अगर चार्म टूटने की वजह से वो मॉन्स्टर विलेज में एंटर हुआ था, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और ये पॉसिबल है कि वो वापस भी आए। इसी वजह से वो अगले वार्डिंग स्टोन की तरफ बढ़ती है और चेक करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सब कुछ खत्म होने के बाद मिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में और बता सकती है। मैरियल कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद से वो मॉन्स्टर्स को लेकर थोड़ी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है। मिया मान लेती है कि वो उस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पा रही कि फॉरेस्ट में उसे एक छोटे ड्रैगन ने बचाया था। मैरियल वहीं उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या वो किसी मॉन्स्टर के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। मिया जल्दी से डिनाई कर देती है, लेकिन फिर भी थोड़ा हेजिटेट करती है। उसकी कंफ्यूज्ड हालत देखकर मैरियल डिसाइड करती है कि मॉन्स्टर्स के बारे में जानना उसे नुकसान नहीं देगा। वो एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर्स अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकते हैं और हर एवोल्यूशन के साथ वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। वो दूसरे क्रीचर्स को हंट करके लेवल अप करते हैं। लेवल सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए ही नहीं, ह्यूमंस के लिए भी होते हैं। मीरिया कहती है कि ह्यूमंस एक्सपीरियंस कलेक्ट करके लेवल अप कर सकते हैं। मैरियल इसे कंफर्म करती है और बताती है कि मॉन्स्टर्स के अलग अलग टाइप्स का मैक्सिमम लेवल अलग अलग होता है। जब वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक रैंक ऊपर वाले मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाते हैं और टाइम के साथ बार बार इवॉल्व होकर ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स ले लेते हैं। मीरिया कहती है कि ये बिलीव करना मुश्किल है कि पास्ट के लोग मॉन्स्टर्स की नेचर समझ पाएं। मैरियल उससे पूछती है कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो उसे ये हिस्ट्री सिर्फ 11 साल पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी है। मिया को कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ 5 साल की थी और उसी टाइम उसकी मैरियल से पहली मुलाकात हुई थी। मैरियल मान लेती है कि वो सही है और मिया हंसते हुए कहती है कि वो इतनी छोटी थी कि उसे मैरियल की तरफ ऊपर देखकर बात करनी पड़ती थी। ये सुनते ही मैरियल उसे घूरने लगती है और मिया तुरंत समझ जाती है कि उसने उसकी हाइट वाला टॉपिक छेड़कर नर्व टच कर दी है। भले ही वो बात शायद सही हो, मैरियल उसे डिनाई कर देती है और टॉपिक चेंज कर देती है। वो बताती है कि कुछ स्पेशल लोग समय समय पर पैदा होते हैं जो डिवाइन वॉइस सुन सकते हैं। ये डिवाइन वॉइस मॉन्स्टर्स के लेवल्स और बाकी चीजों की इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे हीरोज या सेंट्स को। इसी वजह से लोगों को ये सब पता है। ये ट्रायल एंड एरर का रिजल्ट नहीं है। मॉन्स्टर्स सर्वाइव करने के लिए फाइट करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर मॉन्स्टर पावर सीक करता है और ज्यादा फेरोशियस बनना चाहता है। भले ही वो ड्रैगन सच में मिया की लाइफ बचा चुका हो, अगली बार जब वो मिलेगा तो वो और ज्यादा डेंजरस फॉर्म में इवॉल्व हो चुका होगा और अपने फैंग्स और क्लॉज उसी पर इस्तेमाल करेगा। मीरिया तुरंत मैरियल को आगे बोलने से रोक देती है, लेकिन मैरियल उसे वार्न करती है कि उसे मॉन्स्टर से कोई ऑड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मीनवाइल एमसी डिसाइड करता है कि वो सुपर फास्ट लेवल अप करेगा और राइट ट्रैक पे वापस आएगा, क्योंकि वो हीरो बनेगा, डीमन किंग नहीं।
सबसे पहले वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहता है और विलेज जाना चाहता है क्योंकि वो मीरिया को फिर से देखना चाहता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो नियर बाय वीक मॉन्स्टर्स ढूंढने लगता है ताकि जल्दी एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन अचानक उसका चलना मुश्किल हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी के चारों तरफ थ्रेड्स लिपटे हुए हैं जो उसे मूव करने से रोक रहे हैं। उसी मोमेंट उसके पीछे एक ह्यूज मॉन्स्टर अपीयर होता है, लेकिन वो वैसा स्पाइडर नहीं होता जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। एमसी जल्दी से उसके स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेरन है। उसे लगता है कि वो अभी उसे बीट नहीं कर पाएगा। भागने की कोशिश करने से पहले ही स्पाइडर उस पर वेब्स शूट कर देता है। एमसी तुरंत बेबी ब्रेथ यूज करके थ्रेड्स जलाने के लिए करता है, लेकिन उसका खुद का बॉडी भी आग पकड़ लेता है। वो जमीन पर रोल करता है आग बुझाने के लिए। तभी डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसने फायर रेजिस्टेंट स्किल गेन कर ली है। आग बुझाने के बाद वो खड़ा होता है और स्पाइडर के स्टैट्स फिर से चेक करता है। मॉन्स्टर के पास अभी भी 78 में से 62 हिट पॉइंट्स बचे होते हैं, यानी उसका अटैक उतना इफेक्टिव नहीं रहा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर पर क्लॉज यूज करेगा और पहली बार पैरालाइजिंग वेनम क्लॉज स्किल एक्टिवेट करता है। लगातार अटैक्स करने के बाद वो पीछे हटता है और स्टैट्स चेक करता है। अब स्पाइडर के पास 42 हिट पॉइंट्स बचे होते हैं। टैरन टो का स्टेटस दिखाता है कि वो बर्न्ड है, थोड़ा पैरालाइज्ड है और पूरी तरह से एनरेज्ड है, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। एमसी को समझ नहीं आता कि उसके पास अभी भी आधा एचपी कैसे बचा है और उसे साफ फील होता है कि उसने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है उसे भागना ही पड़ेगा। स्पाइडर अभी पैरालाइज्ड है, इसलिए वो बिना एक पल वेस्ट किए अपनी रोलिंग स्किल यूज करता है और पूरी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन उसकी बैड लक ये होती है कि पैरालिसिस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और एनरेज्ड स्पाइडर गुस्से में उसके पीछे दौड़ने लगता है। उसी मोमेंट उसे याद आता है कि उसके पास फ्लाई स्किल भी है। वो अपने छोटे विंग्स फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाते। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रहा। आखिर वो खुद से अज्यूम करता है कि शायद उसका लेवल अभी बहुत लो है। सोचने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि स्पाइडर ऑलमोस्ट उसे पकड़ने वाला होता है। मजबूरी में वो फिर से रोलिंग स्किल पर डिपेंड करता है और भागता रहता है। पूरे 10 मिनट तक लगातार रोल करने के बाद भी स्पाइडर उसका पीछा करता रहता है। उस मॉन्स्टर में थकने का कोई साइन नहीं दिखता। तभी डिवाइन वॉइस गूंजती है और उसे बताती है कि उसकी रोल स्किल लेवल 2 से लेवल 3 हो गई है। ये सुनकर उसके अंदर थोड़ी होप जागती है। अब वो बिलीव करने लगता है कि शायद वो बच सकता है क्योंकि उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी है। डिवाइन वॉइस ये भी बताती है कि उसे चिकन रनर टाइटल मिल गया है। एमसी तुरंत प्रोटेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उसे कावर्ड कहा जा रहा है। वो साफ करता है कि अगर उसे जरा भी लगता कि वो स्पाइडर को हरा सकता है तो वो जरूर फाइट करता, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। तभी हालात और खराब हो जाते हैं जब उसके सामने अचानक एक बड़ा क्लिफ आ जाता है। उसे साफ पता होता है कि इतना बड़ा ड्रॉप उसे श्योरली मार देगा। वो सोचता है कि एज से पहले राइट टर्न ले ले, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगर वो दूसरी साइड तक पहुंच गया तो वो एस्केप कर सकता है। उसकी फ्लाई स्किल रिलायबल नहीं है, फिर भी वो फुल स्पीड में जंप लगाने का डिसीजन लेता है। बेस्ट की होप करते हुए वो जंप करता है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते ही वो अपने विंग्स पूरी तरह फैलाता है और विंड को राइड करने की कोशिश करता है। ये आइडिया उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। वो सेफली दूसरी साइड पहुंच जाता है। उसे खुशी होती है कि वो बच गया, लेकिन उसका शरीर अब एक्सट्रीम एग्जॉशन महसूस कर रहा होता है। स्पाइडर उसकी साइड से पूरी तरह गायब हो चुका होता है। एमसी मान लेता है कि शायद मॉन्स्टर ने पीछा छोड़ दिया है। वो कॉन्फिडेंट होकर खुद से प्रॉमिस करता है कि लेवल अप करने के बाद वो वापस आएगा और स्पाइडर को जरूर हराएगा। लेकिन तभी वो पीछे क्लिफ की तरफ देखता है और फ्रीज हो जाता है। स्पाइडर गया नहीं होता, उसने अपने वेब से एक पूरा ब्रिज बना लिया होता है ताकि वो भी दूसरी साइड आ सके। एमसी पैनिक कर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर जरूरत से ज्यादा पर्सिस्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए वो फिर से रोलिंग शुरू कर देता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि रोल स्किल लेवल 3 से लेवल 4 हो गई है। ये अच्छी बात होती, लेकिन एमसी इस टाइम अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा होता है, इसलिए खुश होने का कोई मौका नहीं मिलता। तभी कैजुअली एक ग्रे वुल्फ उसके रास्ते में आ जाता है। एमसी बस उसके ऊपर से रोल कर जाता है और उसे इंस्टेंटली 20 एक्सपीरियंस मिल जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि वॉकिंग एग टाइटल के इफेक्ट की वजह से उसे एक्स्ट्रा 12 एक्सपीरियंस भी मिला है। यंग प्लेग ड्रैगन लेवल 1 से डायरेक्टली लेवल 3 पर पहुंच जाता है। इसके बाद रास्ते में एक फॉरेस्ट कटर भी आ जाता है। एमसी उस इंसेक्ट को भी रोल करके मार देता है और एक्सपीरियंस गेन कर लेता है।
इसके बाद वो गलती से वॉर मश, एक वियर्ड मॉन्स्टर बटरफ्लाई और कुछ और मॉन्स्टर्स के ऊपर भी रोल कर जाता है। ये पूरी सिचुएशन लिटरली हिट एंड रन बन जाती है, जिससे उसके रॉन्ग डूअर टाइटल का एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि यंग प्लेग ड्रैगन लेवल 3 से लेवल 8 तक पहुंच चुका है। सिर्फ भागते भागते उसके स्टैट्स काफी ऊपर चले गए होते हैं। अब एमसी सोचने लगता है कि शायद अब वो स्पाइडर को हरा सकता है। वो फाइनली रुकता है और स्पाइडर का सामना करता है। जल्दी से उसके स्किल्स चेक करता है, जिनमें बाइट, पैरालाइजिंग टंग, स्पाइडर सिल्क और डबल पॉइजन शामिल होते हैं। उसे नहीं पता कि डबल पॉइजन एग्जैक्टली क्या करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो क्लोज जाकर फुल पावर्ड बेबी ब्रेथ यूज करेगा। कुछ करने से पहले ही स्पाइडर उसे दिखा देता है कि डबल पॉइजन क्या होता है। वो हवा में एक पावरफुल टॉक्सिन रिलीज कर देता है। एमसी तुरंत एक ट्री पर जंप करता है ताकि डिस्टेंस बना सके। पॉइजन रेजिस्टेंस की वजह से वो मूव कर पाता है, लेकिन उसका थ्रोट बुरी तरह जलने लगता है। जल्द ही एमसी रियलाइज करता है कि स्पाइडर पॉइजन के इफेक्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि एमसी पॉइजन रेजिस्टेंट है। यही बात उसके दिमाग में एक ग्रेट आइडिया डाल देती है। वो एक्टिंग करने का डिसीजन लेता है। वो जोर जोर से कॉफ करता है और ट्री से नीचे गिर जाता है, प्रिटेंड करते हुए कि वो मर रहा है। स्पाइडर इस ट्रैप में फंस जाता है और उसे फिनिश करने के लिए जंप करता है। भले ही उसका थ्रोट अभी भी दर्द कर रहा हो, एमसी हेजिटेट नहीं करता। एयरबोन स्पाइडर पर वो फुल बेबी ब्रेथ यूज करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब मॉन्स्टर डॉज नहीं कर पाएगा। अंत में वो अपनी टेल से एक स्ट्रॉन्ग ब्लो मारता है और स्पाइडर को कंप्लीटली फिनिश कर देता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसका लेवल 8 से 14 हो गया है। एमसी सैटिस्फाइड फील करता है। इतना टफ मॉन्स्टर हराने से उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि बेबी ब्रेथ स्किल लेवल 2 से लेवल 3 हो गई है और उसे ड्रैगन टेल स्किल भी मिल गई है। वो एक्साइटेड होकर वेट करता है कि डिवाइन वॉइस ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का मेंशन करे, लेकिन एक बार फिर डिवाइन वॉइस पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। ये उसे फिर से होपलेस फील कराता है। वो सोचने लगता है कि शायद ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले उसे कुछ और करना होगा। पूरा दिन बहुत एग्जॉस्टिंग रहा होता है। आखिर वो डिसाइड करता है कि कुछ खा ले और कहीं रेस्ट करे। लक से उसे एक नाइस लुकिंग केव मिलती है, जो अपेरेंटली एम्प्टी होती है। वो जल्दी से केव के अंदर जाता है, फायर जलाता है और डिनर कुक करता है। वो खुश होता है कि कम से कम आज की रात वो सेफ है। वो रात के खाने के लिए ग्रिल्ड मीट बनाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने लगता है, उसे स्मेल थोड़ी गेमी सी लगती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी उसे याद आता है कि उसे पहले कुछ फ्रूट्स मिले थे, जिनकी स्मेल काफी अच्छी थी, ऑलमोस्ट पेपर जैसी। जब वो उन फलों का जूस मीट पर डालता है, तो मीट की सारी गेमीनेस पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसकी जगह एक हल्की स्पाइसी अरोमा और फ्लेवर आ जाता है, जो इतना अच्छा होता है कि उसका और खाने का मन करने लगता है। इस वजह से वो अपना खाना अच्छे से एंजॉय कर पाता है। खाना खत्म करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इसी केव को अपना बेस बनाएगा और आगे से वो रेड फ्रूट कलेक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि वो फ्रूट थोड़ा ज्यादा वेट और स्टिकी है, इसलिए उसे सीजनिंग की तरह यूज करना मुश्किल होगा। वो सोचता है कि अगर वो उसे बाहर सुखा दे तो यूज करना आसान हो जाएगा और प्रिजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। तभी डिवाइन वॉइस उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे मिस्टर शेफ टाइटल मिल गया है। ये सुनकर एमसी को ऐसा फील होता है जैसे उसकी प्राइवेट लाइफ कहीं ब्रॉडकास्ट हो रही हो। वो अनॉयड होकर डिवाइन वॉइस से कहता है कि कमेंटेटर की तरह बिहेव करना बंद करे। खूब सारा खाना खाने के बाद एमसी सोचने लगता है कि क्या वो अपने होम कुकिंग के दम पर विलेजर्स में पॉपुलर हो सकता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो इस आइडिया को डिस्कार्ड कर देता है। वो जानता है कि चाहे वो कितना भी अच्छा फीस्ट बना ले, उसका ईविल ड्रैगन वाला लुक लोगों को डराने के लिए काफी है। वो सोचता है कि बेबी ड्रैगन के टाइम वो थोड़ा क्यूट था, लेकिन अब जो उसका इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस है, उसमें शायद मियां भी उसे पहचान न पाए। एमसी खुद को ब्लेम करता है और कहता है कि ये सब ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के पीछे भागने का रिजल्ट है। अब वो पूरी तरह एनिमी ऑफ मैनकाइंड वाली स्टोरी लाइन में फंस चुका है। जब वो अपने डिसीजन को लेकर फिर से रिग्रेट कर रहा होता है, उसी टाइम मीरिया को पता चलता है कि गांव का एक विलेजर बर्ड्स पॉन्ड के पास डा को देखकर वापस आया था, लेकिन डा ने उसे नोटिस नहीं किया और वो फॉरेस्ट के अंदर और अंदर चला गया, फिर पूरी तरह गायब हो गया। ग्रेगरी मीरिया की चिंता नोटिस करता है और उसे याद दिलाता है कि डा और ग्रांट्स के साथ जो हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मीरिया उसे अश्योर करती है कि वो ठीक है। इसके बाद वो तुरंत मेरियल को ये बात बताने के लिए भागती है और डा को सर्च करने की बात करती है। मेरियल तुरंत रिफ्यूज कर देती है। वो साफ कहती है कि वो किसी भी हालत में फॉरेस्ट में नहीं जा सकती और वो विलेज में किसी की भी लाइफ रिस्क नहीं कर सकते। मिया इंसिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरियल की हार्श बातें सुनकर वो चुप हो जाती है।
उसका सैड फेस देखकर मेरियल उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि वरी करने की जरूरत नहीं है, वो गिल्ड से इन्वेस्टिगेशन करवाएगी और सही टाइम पर एडवेंचरर्स हेल्प के लिए आ जाएंगे। मीरिया अपनी अनरीजनेबल बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है और डिसाइड करती है कि अब वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी। अगले दिन एमसी एक अच्छी नींद के बाद पूरी तरह रिकवर्ड फील करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है उसे रिवर के पास एक स्ट्रेंज मूविंग पडल दिखाई देता है। जब वो उसके स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है तो अचानक उसका सिरदर्द करने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि व्यू स्टैट स्किल लेवल 3 पर इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। एमसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों में भी जलन शुरू हो जाती है और सब कुछ और कंफ्यूजिंग लगने लगता है। तभी डिवाइन वॉइस उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी व्यू स्टैट स्किल लेवल 3 से लेवल 4 हो गई है। इसके बाद वो किसी तरह अपनी आंखें खोल पाता है। सब कुछ ब्लरी दिखता है, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर आखिर है क्या। मेन कैरेक्टर के सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आता है। उसे देखकर वो सोचता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा। वो डिसाइड करता है कि इसे हंट करके एक्सपीरियंस फार्म करेगा, लेकिन जैसे ही वो इसके स्टैट्स देखने की कोशिश करता है उसकी आंखों में जलन होने लगती है। सिस्टम उसे बताता है कि अभी वो ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर दर्द से चिल्लाता है और सोचता है कि ये कैसा वियर्ड मॉन्स्टर है जो सिर्फ देखने से ही इतना हर्ट कर देता है। तभी अचानक उसका व्यू स्टेटस स्किल लेवल अप हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो स्लाइम मॉन्स्टर के स्टैट्स देख पाता है। स्टैट्स इनसेनली हाई होते हैं। ये देखकर वो शॉक में जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना डेंजरस क्रीचर आखिर है क्या। तभी स्लाइम मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ टेंटिकल शूट करता है। मेन कैरेक्टर टाइम पर डॉज करके भाग जाता है और फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे रियलाइज होता है कि स्लाइम के स्टैट्स असल में इतने हाई नहीं थे। उसने पहले गलत रीड किया था। फिर भी मॉन्स्टर उसे काफी क्रीपी लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी उसे अकेला छोड़ देना बेहतर है। वो दूसरी डायरेक्शन में टारगेट्स ढूंढने लगता है। तभी बुशेस में उसे एक पॉट दिखाई देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसमें फ्रूट्स रखना अच्छा आइडिया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है पॉट हवा में उछलकर उस पर अटैक कर देता है। असल में वो पॉट नहीं बल्कि पाइटोरस नाम का मॉन्स्टर होता है। मेन कैरेक्टर इसके स्टैट्स देखता है और पाता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो उस पॉट मॉन्स्टर पर फ्लेम पंच मारता है, लेकिन कोई खास डैमेज नहीं होता। अब वो सीरियस हो जाता है और पूरी ताकत से लगातार अटैक्स करता है, लेकिन पॉट मॉन्स्टर बिल्कुल चिल रहता है और अटैक्स के दौरान आराम से रेस्ट करके एचपी रिकवर करता रहता है। उसका हार्ड शेल हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। आखिर में मेन कैरेक्टर क्रिएटिव सोचता है। वो मॉन्स्टर को उठाकर रिवर में फेंक देता है। ये तरीका काम कर जाता है और मॉन्स्टर डूबकर मर जाता है। मेन कैरेक्टर को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल अप हो जाता है, लेकिन साथ में उसे डैस्टर्डली किंग नाम का नया टाइटल मिलता है और उसका रॉन्ग डूअर टाइटल भी लेवल अप हो जाता है। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि वो धीरे धीरे विलन राउट पर जा रहा है। तभी अचानक पॉट मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उसे चारों तरफ से घेर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि पहले वाले मॉन्स्टर ने क्राई स्किल यूज करके इन्हें बुलाया था और अब सब बहुत एंग्री हैं। सारे पॉट मॉन्स्टर्स मिलकर एक अनस्टेबल ऊंची टावर बना लेते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कोई अल्टीमेट मॉन्स्टर बनने वाले हैं। वो ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर वाले मॉन्स्टर को पकड़ता है और नीचे टावर पर पटक देता है। इससे सारे मॉन्स्टर्स एक साथ डिफीट हो जाते हैं। ऐसा करते ही मेन कैरेक्टर मीटियोराइट नाम का नया स्किल सीख लेता है और उसे 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो सीधे लेवल 30 पर पहुंच जाता है। उसके स्किल्स भी लेवल अप हो जाते हैं और वो काफी खुश होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मॉन्स्टर्स के शेल्स टूट जाते हैं और उसके पास एक भी यूजेबल पॉट नहीं बचता। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स को मीट की तरह यूज कर सकता है, लेकिन फिर याद आता है कि डाइट में वेजिटेबल्स भी जरूरी होती हैं। आगे चलते हुए वो देखता है कि स्काई पर्पल हो रहा है और कहीं पास से हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। क्यूरियस होकर मेन कैरेक्टर उस डायरेक्शन में जाता है। वहां उसे एक बेयर दिखाई देता है जो आराम से स्ट्रोल कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर सीरी से उसके स्टैट्स पूछता है, लेकिन वो बताती है कि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्टैट्स नहीं दिख सकते। हालांकि वो स्पीशीज डिटेल्स बता देती है। ये बेयर एक D+ रैंक मॉन्स्टर होता है जिसे क्ले बेयर कहते हैं। ये मिट्टी से बना होता है, काफी पावरफुल होता है और इसकी रिकवरी रेट भी हाई होती है। मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है कि वो उसी रैंक पर है जिस रैंक का ये बेयर है। वो सोचता है कि क्या वो इसे फेयर फाइट में हरा सकता है, लेकिन असली रीजन ये होता है कि अगर ये सच में क्ले से बना है तो इससे पॉट्स और दूसरे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। वो इस गोल्डन चांस को छोड़ना नहीं चाहता और बेयर का पीछा करता है।
बेर को उसकी प्रेजेंस का अंदाजा नहीं होता। मेन कैरेक्टर स्नीक अटैक करने के लिए पीछे से जंप करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बेर मुड़ जाता है और उसके चेस्ट से डेडली स्पाइक्स निकल आते हैं। मेन कैरेक्टर मुश्किल से खुद को बचाता है और पीछे कूद जाता है। वो बोलता है कि ऐसे स्पाइक्स के साथ ये बेर कहलाने लायक नहीं है। बेर बॉडी स्लैम करने की कोशिश करता है, लेकिन मेन कैरेक्टर डॉज करके रोलिंग अटैक से हिट करता है। बेर का हेल्थ बार काफी कम हो जाता है, लेकिन बेर तुरंत हील स्किल यूज करके अपनी हेल्थ पूरी रिस्टोर कर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि इसे वन शॉट में मारना पॉसिबल नहीं है। अब वो हिट एंड रन स्ट्रैटेजी यूज करता है और मैना खत्म होने तक बेर को वेयर डाउन करता रहता है। जब उसे लगता है कि बेर की हीलिंग स्लो हो रही है, वो फिनिशिंग ब्लो देने आगे बढ़ता है। तभी बेर अपने चारों तरफ सैंड स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। स्टॉर्म खत्म होने के बाद उसके बैक पर भी स्पाइक्स आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर उसे हैकर कहता है, क्योंकि अब रोल अटैक पॉसिबल नहीं रहता। खुशकिस्मती से बेर की मैना काफी कम हो चुकी होती है, क्योंकि उसने लंबे टाइम तक हेवी स्किल्स यूज किए होते हैं। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि बस थोड़ा और डैमेज करना है। तभी बेर अपना ही आर्म तोड़कर मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है। मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और देखता है कि आर्म जमीन पर गिरते ही नॉर्मल क्ले में बदल जाता है। क्ले बेयर का शरीर धीरे धीरे उसके मेन बॉडी से अलग होने लगता है। वो लगातार मेन कैरेक्टर पर स्पाइक्स फेंकता रहता है। जैसे ही स्पाइक जमीन पर गिरते हैं, वो क्ले में बदल जाते हैं। तभी अचानक मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधे बेयर की तरफ चार्ज करता है और अपने क्लॉथ से उसका एक आर्म फाड़ देता है। हमेशा की तरह वो आर्म भी जमीन पर गिरते ही क्ले बन जाता है। मेन कैरेक्टर बिना टाइम वेस्ट किए उस क्ले को जल्दी से गोल करके एक बॉल बना लेता है और फिर हवा में ऊपर उड़ जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ मीटियोरॉइड स्किल यूज करने से क्ले बेयर नहीं मरेगा, इसलिए वो इम्प्रोवाइज करता है और मीटियोरॉइड स्किल में अपना पूरा बॉडी वेट ऐड कर देता है। ये अटैक क्ले बेयर के पूरे बॉडी को चीर देता है। फाइट खत्म होते ही मेन कैरेक्टर को 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल 33 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसे नट क्रैकर नाम का नया स्किल मिलता है, क्योंकि अभी उसने वही किया था। अब मेन कैरेक्टर काफी एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि उसे क्ले मिल चुकी है, जिससे वो पॉट्स और जार्स बना सकता है। वो एक फर्नेस बनाता है और पॉट्स को बेक होने के लिए उसमें रख देता है। इसी बीच वो डिनर की तैयारी करने का सोचता है। वो वेजीज और मशरूम्स ढूंढने निकलता है। उसे एक थंडर मशरूम मिलता है जो न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है, लेकिन उसमें हल्का पैरालाइजिंग पॉइजन होता है। मेन कैरेक्टर अभी पैरालिसिस रेजिस्टेंट नहीं होता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। वो अपनी लेवल्ड अप सिरी को थैंक्स बोलता है, जिसने उसे ये एक्स्ट्रा डिटेल्स दी थी। इसके बाद उसे एक जायंट फ्लावर दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे अप्रीस करने वाला होता है, फ्लावर उस पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर पैनिक कर जाता है, लेकिन समहाउ वो फ्लावर को स्टेम से उखाड़ देता है और उसे मार देता है। सिरी बताती है कि ये एक कार्निवरस प्लांट था जो एनिमल्स को खाता है, लेकिन सॉल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसे अपनी रूट में जमा कर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये उसकी डाइनिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है। वो सॉल्ट से भरा बल्ब अपने केव में ले आता है। दूसरी तरफ मोर मरी की बात नहीं मानती और विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर के बाहर चली जाती है ताकि डाओ को ढूंढ सके। वो हर रिस्क लेने को तैयार होती है, बस वो उसे सेफली वापस ला सके। उसे डाउट होता है कि वो ओल्ड ड्रंक आदमी ट्रस्टवर्दी था या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे डाओ ने उसे ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया था। वो सोचती है कि अगर उसने तब उसे रोका होता तो शायद डाओ और वो बूढ़ा आदमी दोनों जिंदा होते। तभी अचानक एक वर्म मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। मॉर तुरंत फायरबॉल यूज करके उसे डिफीट कर देती है और खुद को याद दिलाती है कि उसे काम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर फॉरेस्ट में मेन कैरेक्टर को एक ह्यूज मॉन्स्टर मशरूम मिलता है जो मैच्योर होने के बाद चल सकता है और लोगों पर अटैक करता है। उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। मेन कैरेक्टर उसे अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ऐड कर लेता है। फिर उसे एक और वियर्ड मशरूम मिलता है। सिरी बताती है कि ये एक ए रैंक मशरूम है जो बहुत वैल्यूएबल है और अगर सही से कल्टीवेट किया जाए तो पूरे नेशन की इकोनॉमी सपोर्ट कर सकता है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर फ्यूचर में रिच बनने के सपने देखने लगता है। लेकिन जब सिरी बताती है कि ये मशरूम एक पोटेंट ड्रग है जो लोगों को एडिक्टेड बना सकता है, तो वो तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो सारे मशरूम्स जला देता है ताकि कोई एडिक्शन का शिकार न हो। ऐसा करते ही उसका इटी बिटी हीरो टाइटल लेवल अप हो जाता है। इसके बाद उसे जंगल में पेपर बेरीज मिलती हैं। सिरी बताती है कि एक टाइम था जब ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्पाइस थी और इसका वेट गोल्ड के बराबर माना जाता था। मेन कैरेक्टर तुरंत सारी पेपर हार्वेस्ट कर लेता है। उसी टाइम मॉर फॉरेस्ट के अंदर और आगे बढ़ती है। वो मॉन्स्टर से छुपते हुए चलती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो डेंजर जोन में बहुत अंदर आ चुकी है। अगर वो और आगे गई तो उससे ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर से सामना हो सकता है।
इसलिए वो विलेज के आउटस्कर्ट्स देखकर वापस होम जाने का फैसला करती है। रात में मेन कैरेक्टर लाइट मशरूम यूज करके अपने केव को ब्राइट करता है। फिर वो पॉट्स चेक करता है जो उसने बेक होने के लिए रखे थे। पॉट्स परफेक्टली बन चुके होते हैं। वो उन्हीं पॉट्स में आज कलेक्ट किए गए इंग्रेडिएंट से स्ट्यू बनाता है। सॉल्ट और मशरूम्स की वजह से खाना काफी टेस्टी बन जाता है। मेन कैरेक्टर ऐसे बोलने लगता है जैसे कोई फूड क्रिटिक हो, जबकि उसे कुकिंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे सॉल्ट डिश के उमामी फ्लेवर को बाहर ला रहा है। फिर वो खाने के लिए चॉपस्टिक्स बनाता है। वैसे भी चॉपस्टिक से खाना खाना सबसे ट्रिकी तरीका होता है, वो भी तब जब ह्यूमन हैंड्स की जगह ड्रैगन क्लॉज हो। सॉल्ट यूज करने की वजह से मेन कैरेक्टर का शेफ टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि जिस बोल में वो स्ट्यू पी रहा है वो यूज करने में थोड़ा डिफिकल्ट है और कुछ स्ट्यू स्पिल भी हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे पॉटरी स्किल्स भी लेवल अप करनी होंगी। वो नया बोल और बाकी कटलरी आइटम्स बनाने का प्लान करता है। अगले दिन वो ड्रीम करने लगता है कि केव की बैरन वॉल्स को क्ले ब्रिक्स से कोट करेगा। सिरी उसे बताती है कि उसे सिरामिक आर्टिजन का टाइटल भी मिल गया है। अगले दिन फॉरेस्ट के पास वाले विलेज में एक कैरेज आती है। उसमें से 2 प्रिटी एडवेंचरर्स बाहर निकलते हैं। वो फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या सच में फॉरेस्ट में कोई सर्वाइवर मिलेगा, लेकिन गिल्ड ने जॉब दिया है तो उन्हें कंप्लीट करना ही होगा। फॉरेस्ट के अंदर मेन कैरेक्टर अपने केव को क्ले फर्नीचर से फर्निश करना शुरू कर देता है। वो वुल्व्स हंट करता है और उन्हें केव में लाकर प्रोसेस करता है। केव का एक साइड वुल्व्स की फर से भर जाता है। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि बाद में फर ड्राई करेगा, क्योंकि पहले उसे मीट सीजन करके कोल्ड सीजन के लिए ड्राई करना जरूरी है। वो अपनी प्रोग्रेस से काफी सैटिस्फाइड फील करता है और सोचता है कि अब वो इस नए वर्ल्ड का आदी हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर मीट जर्की कलेक्ट करने जाता है, वो देखता है कि कुछ मंकीज उसे खा रहे हैं। मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो मंकीज को वहां से भगा देता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला तो उसका पूरा मीट रिजर्व खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो ग्रेट वॉल्टर वाइट की तरह हाई ग्रेड पॉइजन बनाएगा। उसका प्लान होता है कि वो मीट जर्की पर पॉइजन कोट करेगा और मंकीज को खत्म कर देगा। जब वो फॉरेस्ट में डेंजरस इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में बिजी होता है, तभी मेन कैरेक्टर को अचानक रियलाइज होता है कि अब वो पॉइजनस मशरूम्स और प्लांट्स को सिर्फ देखकर पहचान सकता है। उसे सिस्टम की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पहला केस होता है जहां इंसान एआई की जॉब खुद करने लगता है। इसके बाद वो एक फ्लावर फील्ड में पहुंच जाता है। वो डिसाइड करता है कि कुछ फ्लावर्स अपने केव को डेकोरेट करने के लिए ले जाएगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कम से कम एक प्रिटी चीज तो होनी ही चाहिए। वो अपने माइंड में एक सुंदर और कोजी केव के सपने देखने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक क्यूट सा छोटा मॉन्स्टर आ जाता है। मेन कैरेक्टर उसे देखकर चौंक जाता है और सिस्टम से उसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ये क्यूट मॉन्गूस पॉइजन प्रिंसेस कहलाती है। उसकी सारी स्किल्स पॉइजन के अराउंड घूमती हैं। मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी डरा हुआ लगता है और वहां से भाग जाता है। अचानक पास में क्ले का एक टुकड़ा गिरता है, जिससे मेन कैरेक्टर का ध्यान भटक जाता है और उसी चांस का यूज करके पॉइजन प्रिंसेस उसे काट लेती है और तुरंत भाग जाती है। मेन कैरेक्टर पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं पाता, लेकिन थोड़ी ही देर में पॉइजन अपना असर दिखाने लगता है। मेन कैरेक्टर खुद को बहुत वीक फील करता है। जिस शोल्डर पर बाइट हुआ होता है वो मूव ही नहीं कर पाता। सिस्टम उसे बताती है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल लेवल अप हो गई है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि पॉइजन प्रिंसेस का पॉइजन अब तक के सभी पॉइजन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और उसी हालत में वो बेहोश हो जाता है। दूर खड़ी पॉइजन प्रिंसेस खतरनाक तरीके से हंसती है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि शुरू से ही ये सब वेनम प्रिंसेस का प्लान था। वो सोचने लगता है कि क्या ये पॉइजन नॉर्मल पॉइजन से अलग है। उसके बॉडी में जो फील हो रहा है उसे साफ लग रहा है कि ये पॉइजन जरूरत से कहीं ज्यादा डैमेज कर रहा है। उसका बॉडी भारी हो रहा है, सांस लेना मुश्किल लग रहा है। उसके थॉट्स धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं। वो एक बात क्लियरली समझ जाता है, अगर वो ऐसे ही बिना सोचे समझे वहां पड़ा रहा तो वो पक्का मर जाएगा। ये थॉट उसे डरा देती है, लेकिन इसी डर की वजह से उसका दिमाग एक्टिव रहता है। वो खुद को सोचने के लिए फोर्स करता है। वो खुद से पूछता है कि अब सरवाइव करने के लिए वो क्या कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेता है। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उस ब्लैक लेजर्ड के बारे में ज्यादा जानना होगा जिसने उसे पॉइजन किया है। अगर वो उस क्रीचर को अच्छे से समझ पाए तो शायद पॉइजन का काउंटर मिल सके। इसी होप के साथ वो अप्रेजल कॉल करता है। डिवाइन वॉइस जवाब देती है और एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि ये क्रीचर एक डी रैंक मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर अपने बहुत क्रूअल हंटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये अपने प्रे को पॉइजन करता है और उसे मारने के बजाय वहां से भाग जाता है।
जब पॉइजन पूरा असर दिखा देता है और प्रे हेल्पलेस हो जाता है या मर जाता है, तब ये वापस आकर उसका बॉडी खाता है। डिवाइन वॉइस आगे एक और इम्पोर्टेंट इन्फो देती है। वो बताती है कि ये क्रीचर, जिसे वेनम प्रिंसेस कहा जाता है, अपना पॉइजन खुद अपने बॉडी के अंदर बनाती है। वो धीरे धीरे पॉइजनस सब्सटेंसेस खाकर ये पॉइजन तैयार करती है। लेकिन इसकी एक क्रिटिकल वीकनेस भी है। डिवाइन वॉइस बताती है कि वेनम प्रिंसेस के बॉडीली फ्लूइड्स ही उस पॉइजन का एकमात्र नोन एंटीडोट है। ये सुनते ही उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। उसी मोमेंट वो अपनी सिचुएशन पूरी तरह समझ जाता है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे वेनम प्रिंसेस को अलाइव पकड़ना होगा और उसके बॉडीली फ्लूइड से खुद को क्योर करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल की वजह से वो अभी पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है। भले ही उसका बॉडी वीक लग रहा हो, फिर भी वो थोड़ी मूवमेंट कर सकता है। वो अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का यूज करता है और रोल स्किल एक्टिवेट करता है। वो फॉरेस्ट में रोल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसा उसने सोचा था, वेनम प्रिंसेस उसका पीछा छोड़ती नहीं है। वो भी रोल स्किल का यूज करके उससे आगे बनी रहती है। अचानक उस पर एक क्ले स्पाइक लगती है। तभी उसे समझ आता है कि वेनम प्रिंसेस भी वो स्किल यूज कर सकती है। वो काफी देर तक रोल करता रहता है, ब्लर्ड विजन के बावजूद खुद को पुश करता रहता है। तभी अचानक उसे एक मेमोरी याद आती है। उसे वो क्लिफ याद आता है जिससे उसने पहले जायंट स्पाइडर से बचने के लिए जंप किया था। वो मेमोरी उसे एक आइडिया देती है। वो डिसाइड करता है कि वही ट्रिक इस बार वेनम प्रिंसेस पर यूज करेगा। अपनी सारी बची हुई स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो और तेज रोल करने लगता है। लास्ट सेकंड में वो डायरेक्शन बदलता है और वेनम प्रिंसेस को क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। जैसे ही वो गिरने लगती है, उसके माइंड में रिलीफ आता है, लेकिन उसी पल वो रिलीफ पैनिक में बदल जाता है। उसे याद आता है कि वेनम प्रिंसेस के बॉडीली फ्लूइड्स ही उसके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। अगर वो गिरकर मर गई तो उसने खुद अपनी मौत चूज कर ली है। बिना एक सेकंड सोचे वो भी क्लिफ से नीचे जंप कर जाता है। मिड एयर में पॉइजन फिर से उसके बॉडी में सर्ज करता है, इस बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग। उसकी स्ट्रेंथ तेजी से खत्म होने लगती है। उसके हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे किसी भी मोमेंट काम करना बंद कर देंगे। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी पावर समन करता है और बेबी ब्रेथ स्किल को फोर्स करता है। वो ब्लास्ट दोनों को थोड़ा ऊपर पुश कर देता है, बस इतनी ताकत से कि वो किसी तरह सॉलिड ग्राउंड तक पहुंच जाए। जमीन पर गिरते ही उसका बॉडी पूरी तरह जवाब दे देता है। पॉइजन पहले ही बहुत डैमेज कर चुका होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और वेनम प्रिंसेस उसके चेस्ट के ऊपर आकर गिरती है। फॉरेस्ट से काफी दूर मायरा को दिखाया जाता है, जो अपने विलेज वापस लौट रही होती है। वो पूरा दिन फिर से डाओ को ढूंढने में बिता चुकी होती है। वो उसका नाम पुकारती रहती है, हर पॉसिबल जगह देखती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक मायरा को डिस्टेंस से मारियल की आवाज सुनाई देती है। वो नहीं चाहती कि मारियल को पता चले कि वो फिर से फॉरेस्ट में स्नीक करके आई है। अगर मारियल को पता चल गया तो वो उसे जरूर स्कोल्ड करेगी। जल्दी से एक्ट करते हुए मारिया वुड से बाहर आती है और आवाज की तरफ चल देती है। जब वो मारियल के पास पहुंचती है तो काम फेस बना लेती है और ऐसे ग्रीट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बताती है कि उसने मरिया को काफी देर से नहीं देखा था और उसे वरी होने लगी थी। वो कहती है कि उसने हर जगह सर्च किया, यहाँ तक कि मरिया के हाउस भी गई, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिली। इसी वजह से वो मरिया से सीधा पूछती है कि वो इतने टाइम कहाँ थी। मरिया नहीं चाहती कि मरियल को सच पता चले, खासकर ये कि वो अकेले डॉ को फॉरेस्ट में ढूंढ रही थी। वो मरियल से कहती है कि उसे थोड़ी कोल्ड लग रही थी और उसने फ्रेश एयर लेने और अपना हेड क्लियर करने के लिए वॉक पर जाने का फैसला किया। मरियल उसकी बात सुनती है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होती। उसे मरिया के आंसर में कुछ स्ट्रेंज लगता है। उसे लगता है कि मरिया शायद फिर से सीक्रेटली फॉरेस्ट में सर्च कर रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। इसी सस्पिशन की वजह से मरियल सीधे पूछती है कि क्या वो डॉ को वुड्स में ढूंढ रही थी। मरिया बिना हेजिटेशन के डिनाई कर देती है। वो फिर कहती है कि वो बस वॉक के लिए आई थी, क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रही थी। मरिया का सीरियस फेस देखकर मरियल के पास आर्ग्यू करने का कोई प्रूफ नहीं होता। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसकी बात मान लेती है। टॉपिक चेंज करते हुए मरियल एक नई इन्फो देती है। वो बताती है कि एडवेंचरर्स का एक ग्रुप फॉरेस्ट सर्वे करने और डॉ को ढूंढने के लिए रास्ते में है। वो मायरा से कहती है कि अब प्रोफेशनल्स इस काम को संभाल रहे हैं, इसलिए उसे इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है। वो जेंटली मायरा को समझाती है कि सर्च उन्हें करने दे और खुद सेफ रहने पर फोकस करे। मरिया चुपचाप सुनती है और सिर हिला देती है, लेकिन उसके दिल में वरी अभी भी बनी रहती है। उसी समय फॉरेस्ट के डीप अंदर वो धीरे धीरे होश में आता है। जैसे जैसे उसकी विजन क्लियर होती है, वो देखता है कि वेनम प्रिंसेस उसके सामने बैठी हुई है। पहले तो वो वर्स्ट अज्यूम करता है। उसे लगता है कि वो वहीं रुकी है ताकि अब उसे खा सके, क्योंकि पॉइजन तो उसे मार ही चुका होना चाहिए था।
लेकिन जब वो मूव करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। अब उसके आर्म्स हैवी नहीं लग रहे थे। पॉइजन की बर्निंग पेन भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसी मोमेंट उसे सब समझ आ जाता है। वेनम प्रिंसेस उसे खाने के लिए वहां नहीं रुकी थी, उसने उसे एंटीडोट दिया था। किसी तरह अपने ही बॉडीली फ्लूइड्स का यूज करके उसकी जान बचाई थी। ये समझते ही उसे एक और बात भी क्लियर हो जाती है। जब वो उसे बचाने के लिए क्लिफ से कूद गया था, उसी मोमेंट वेनम प्रिंसेस ने शायद उसे पसंद कर लिया था। अब वो उसे प्रे की तरह नहीं देखती, अब उसकी नजर में वो कुछ और बन चुका था। कुछ टाइम बाद वो डिसाइड करता है कि वो वेनम प्रिंसेस को अपने होम ले जाएगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो उन दोनों के लिए सिंपल डिनर प्रिपेयर करता है। जब वो साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उसे एक ऐसी फीलिंग होती है जो उसने बहुत टाइम से महसूस नहीं की थी। उसे कंफर्ट महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि काफी टाइम बाद वो किसी और के साथ बैठकर खाना खा रहा है। जो लोनलीनेस वो फील कर रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे काफी क्लोज हो जाते हैं। टाइम के साथ वो ट्रू पार्टनर्स बन जाते हैं और साथ मिलकर हंट करना शुरू करते हैं। वो सीखते हैं कब साथ मूव करना है, कब अटैक करना है और कब पीछे हटना है। जैसे जैसे डेज पास होते हैं उसकी प्रेजेंस उसे नॉर्मल लगने लगती है। अब उसका आसपास होना स्ट्रेंज नहीं लगता, बल्कि ये नेचुरल लगता है, जैसे चीजें अब ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन एक बात है जिसकी उसे अभी भी हैबिट नहीं पड़ती। वेनम प्रिंसेस को नॉर्मल फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे दिया हुआ कोई भी खाना नहीं खाती। वो सिर्फ पॉइजनस प्लांट्स खाना पसंद करती है जो फॉरेस्ट के डीप अंदर उगते हैं। पॉइजन मशरूम की स्मेल बहुत खराब होती है, इसलिए उसे रोकने के लिए वो बेबी ब्रेथ यूज करता है और उसे खाने से पहले ही जला देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वेनम प्रिंसेस साफ तौर पर अपसेट हो जाती है। उसी मोमेंट उसे समझ आ जाता है कि उसने मिस्टेक कर दी है। उसके लिए वो प्लांट्स डेंजरस फूड नहीं थे, वो उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स थे। उन्हें जलाना उसके लिए किसी इंपॉर्टेंट चीज पर अटैक करने जैसा था। अपनी गलती सुधारने के लिए वो उससे प्रॉमिस करता है कि बाद में वो उसे फिर से ला कर देगा। वो अभी सोच ही रहा था कि पॉइजनस प्लांट्स कहां से लाएगा, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अचानक एक पावरफुल प्रेजेंस सामने आती है। एक रेयर मॉन्स्टर जिसे ट्विन हेड कहा जाता है, उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। उस क्रीचर के 2 हेड होते हैं, दोनों का कलर और एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। वो उसके बॉडी से निकलती स्ट्रॉन्ग ऑरा को नोटिस करता है और डेंजर फील करता है। जब वो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास ग्रेविटी जैसी मल्टीपल स्पेशल स्किल्स हैं। ये जानकर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। वो श्योर नहीं होता कि वो ऐसे मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं। उसके माइंड में डाउट आता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं करने देता। डेंजर सामने होने के बावजूद ना वो ना ही वेनम प्रिंसेस हार मानने को तैयार होते हैं। वो दोनों एक क्विक लुक एक्सचेंज करते हैं और बिना बोले डिसाइड कर लेते हैं कि वो साथ फाइट करेंगे। वो एक सिंपल प्लान बनाते हैं। वो खुद ट्विन हेड के सामने जाएगा और उसका अटेंशन अपने ऊपर रखेगा, जबकि वेनम प्रिंसेस ट्री में हाइड होकर राइट मोमेंट का वेट करेगी ताकि पॉइजन अटैक कर सके। वो आगे बढ़ता है और सबसे पहले अटैक करता है मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ट्विन हेड तुरंत जवाब देता है और पूरी फोर्स से काउंटर अटैक करता है। ये काउंटर इतना स्ट्रांग होता है कि वो पीछे धकेल दिया जाता है और बैलेंस बनाने के लिए उसे पीछे हटना पड़ता है। वो अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि ब्लू हेड अचानक माउथ खोलता है और मैजिक कास्ट करने लगता है। उसके नीचे एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल बनता है और एक इंस्टेंट में उसके आसपास की ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है। जब ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है, तभी वेनम प्रिंसेस अपने हाइडिंग स्पॉट से मूव करती है। वो पॉइजन लगी हुई क्ले डार्ट ट्विन हेड की तरफ फायर करती है। ये अटैक स्पेल को इंटरप्ट कर देता है और ग्रेविटी इफेक्ट गायब हो जाता है। वो फ्री हो जाता है। जैसे ही उसे बॉडी पर कंट्रोल मिलता है, वो अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ हवा में जंप करता है। वो बेबी ब्रेथ को सीधे ट्विन हेड पर अनलीश करता है और उसे हेड ऑन हिट करता है। उसे लगता है कि ये अटैक मॉन्स्टर को खत्म कर देगा, लेकिन शॉकिंगली उसकी आंखों के सामने ट्विन हेड अपनी हेल्थ रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि उस छोटे से एक्सचेंज में उसने एक इंपॉर्टेंट बात सीख ली थी। अब उसे क्लियर समझ आ जाता है कि ब्लू हेड मैजिक संभालता है और रेड हेड फिजिकल अटैक्स करता है। इस नॉलेज के साथ उसे पता होता है कि उनका नेक्स्ट मूव और ज्यादा स्मार्ट और फोकस्ड होगा। वो बिना स्लो हुए सीधे ट्विन हेड की तरफ रश करता है। रेड हेड आगे झपटता है और उसे काट लेता है। उसके पूरे बॉडी में पेन फैल जाता है, लेकिन वो चीखता नहीं है। ये बिल्कुल वही था जो उसने प्लान किया था। जब रेड हेड उसे काटने पर फोकस्ड रहता है, तभी वो अपना बॉडी ट्विस्ट करता है और पूरी ताकत के साथ एक फास्ट और पावरफुल अपरकट सीधे ब्लू हेड पर मारता है। अटैक परफेक्टली लैंड होता है। ब्लू हेड अपना बैलेंस खो देता है।
बस यही छोटा सा ओपनिंग वेनम प्रिंसेस के लिए काफी होता है। वो अपने हाइडिंग प्लेस से जंप करती है और ब्लू हेड को काट लेती है, सीधा पॉइजन बाइट। ट्विन हेड दर्द से जोर से रोर करता है और तुरंत रीजनरेशन स्किल एक्टिवेट करता है। पहले ऐसा लगता है कि उसकी वूंड्स हील हो रही हैं, लेकिन फिर कुछ स्ट्रेंज होता है। फ्लैश रीजनरेट होने के बावजूद मॉन्स्टर का एचपी लगातार गिरता रहता है। पॉइजन उसकी हीलिंग एबिलिटी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकलता है। ये देखकर उसे पहली बार रियल कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये बैटल अब उनकी है। अचानक ट्विन हेड कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पॉइजन सिर्फ ब्लू हेड वाले साइड में फैला होता है। उसे आगे फैलने से रोकने के लिए रेड हेड जोर से बाइट करता है और ब्लू हेड को पूरी तरह अपने बॉडी से अलग कर देता है। ब्लू हेड के जाने से मॉन्स्टर अब मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये रिलीफ ज्यादा देर नहीं रहता। उसे समझ आता है कि अपने एक हेड को सैक्रिफाइस करना ट्विन हेड की स्पेशल एबिलिटी है। ब्लू हेड, जो बॉडी से अलग हो चुका है, फिर भी अलाइव रहता है। वो जमीन पर गिरता है और तुरंत अपने आप मूव करने लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो वेनम प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है और उसका पीछा करने लगता है। वो उसे बचाने के लिए रश करता है, लेकिन रेड हेड उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो वहीं रुककर फाइट करने को मजबूर हो जाता है। रेड हेड पूरी फोर्स से अटैक करता है। वो जोर से स्विंग करता है और बार बार काटने की कोशिश करता है। वो काम मूवमेंट्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है, शार्प काउंटर्स देता है और पीछे हटने से मना कर देता है। फाइट ज्यादा देर नहीं चलती। अपने एक्सपीरियंस और परफेक्ट टाइमिंग का यूज करके वो एक ओपनिंग ढूंढ लेता है और अपनी नट क्रैकर टेक्निक अनलीश करता है। अटैक परफेक्टली लैंड होता है। रेड हेड की लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चारों तरफ साइलेंस छा जाती है, लेकिन उसका हार्ट फिर से तेज धड़कने लगता है। उसे दूसरा हेड याद आ जाता है। पैनिक उसके अंदर भर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वेनम प्रिंसेस अभी भी डेंजर में है। वो इस वर्ल्ड में उसकी एकमात्र फ्रेंड है। वो एरिया में डेस्परेटली सर्च करता है। जो टाइम बहुत लंबा लगता है, उसके बाद उसे आखिर मूवमेंट दिखती है। वेनम प्रिंसेस एक बुश के पीछे से क्रॉल करती हुई बाहर आती है। वो बैडली वुंडेड होती है, लेकिन अलाइव होती है। ये अचानक ब्लू हेड पीछे से सामने आ जाता है। वो उसे खत्म करने के लिए सीधे उस पर जंप करता है। वो बिना सोचे रिएक्ट करता है। सिर्फ अपने बेयर हैंड्स का यूज करके वो ब्लू हेड को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से क्रश कर देता है। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब सब कुछ फाइनली खत्म हो जाता है, वो वेनम प्रिंसेस की तरफ दौड़ता है। वो उसे अपनी आर्म्स में खींच लेता है और कसकर पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि उसे अब इंसान बनने की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि वो ड्रैगन बनकर भी खुश है, बस वो उसके साथ रह सके। उसी मोमेंट उसके माइंड में सिस्टम वॉइस गूंजती है। वो उसके नए स्टैट इंक्रीजेस अनाउंस करती है। फिर वो एक फाइनल मैसेज ऐड करती है। वो बताती है कि उसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर लिया है। ये सुनते ही उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विलेज में मारिया और मैरियल एडवेंचरर्स के आने की प्रिपरेशन में बिजी होती हैं। मारिया सोचती है कि वो लोग कैसे होंगे, क्योंकि उनके विलेज में रेयरली विजिटर्स आते हैं। उसी समय डोर पर नॉक की आवाज आती है। कुछ मोमेंट्स बाद एडवेंचरर्स अंदर स्टेप करते हैं। यहीं एपिसोड 5 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो।